नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चालीसा। आपसे मुखातिब मैं हूं दीपक यादव। खबर चालीसा यानी ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें फटाफट अंदाज में। शुरुआत होगी कारोबार की खबरों से, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर चालीसा। अच्छे विदेशी संकेतों के चलते बाजार में आज लगातार चौथे दिन खरीदारी देखने को मिली। बाजार लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 295 पॉइंट की बढ़त के साथ 49,502 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी इंडेक्स भी 119 पॉइंट ऊपर 14,942 पर बंद हुआ। निवेशकों ने सबसे ज्यादा खरीदारी फार्मा, मेटल और सरकारी सेक्टर के बैंकिंग शेयरों में की। एनएससी पर तीनों इंडेक्स 2 से 3% की बढ़त के साथ बंद हुए। लगातार चौथे दिन चढ़ने की वजह से आज बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली। बैंक निफ्टी 238 अंक उछलकर 33,100 के पार निकल गया। इसके अलावा आज ऑटो, आईटी, एनबीएफसी, फार्मा, एफएमसीजी समेत सभी सेक्टोरियल इंडेक्स हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आए। वहीं चीनी कंपनियों के शेयरों में आज डबल डिजिट में खरीदारी होती हुई दिखी। कोरोना संकट के चलते बिक्री बढ़ने वैक्सीन की बढ़ती मांग की वजह से आज फार्मा शेयर करीब 3% तक चढ़कर बंद हुए। वहीं ऑटो सेक्टर के शेयर भी 1.5% से ज्यादा चढ़कर बंद हुए। शेयर बाजार के साथ आज सोने चांदी की कीमतों में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। एमसीएक्स पर सोना 48,000 के करीब कारोबार करता हुआ नजर आया और कॉमेक्स पर सोना $1,840 के करीब बना हुआ है। तो चांदी में भी 72,400 के पास कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जानकार सोने और चांदी की कीमतों में तेजी के पीछे अप्रैल में यूएस जॉब ग्रोथ में अनुमान से ज्यादा कमी, यूएस डॉलर और ट्रेजरी यील्ड में नरमी, ब्याज दरों पर यूएस फेड का रुख के साथ मेटल की कीमतों में आई तेजी को बता रहे हैं। पेट्रोल और डीजल लगातार 5वें दिन महंगा हुआ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। आज दिल्ली में पेट्रोल 26 पैसे महंगा होकर 91 रुपए 53 पैसे और डीजल 33 पैसे महंगा होकर 82 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। तो वहीं मध्य प्रदेश में राजस्थान में पेट्रोल 102 रुपए और महाराष्ट्र में 100 रुपए लीटर के पार निकल गया। महाराष्ट्र के परभड़ी में पेट्रोल 100 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। तो आने वाले दिनों में भी इसके बढ़ते दामों से राहत की उम्मीद नहीं दिख रही। अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी फंड ब्लैकस्टोन ग्रुप ने दूसरी पीई फर्म वर्बर्ग पिनकस से एम्बेसी इंडस्ट्रीज पार्क को खरीद लिया है। हालांकि ब्लैकस्टोन ने डील की वैल्यू की जानकारी नहीं दी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये डील 5,250 करोड़ रुपए में हुई है। एम्बेसी इंडस्ट्रियल पार्क के पास 10.6 मिलियन स्क्वायर फीट की आधुनिक लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग एसेट है। कोविड महामारी का असर ऑटो इंडस्ट्री पर भारी पड़ रहा है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाडा ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इनके आधार पर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में सालाना 30% की गिरावट आई है। वहीं मंथली आधार पर अप्रैल 2021 में 31% की गिरावट रही है। ट्रैक्टर एकमात्र ऐसी कैटेगरी है जिसमें ग्रोथ देखने को मिली है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 6,45,000 ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 के दौरान 5,55,000 ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन हुए थे। यानी FY21 में 16.11% की ग्रोथ के साथ 89,464 ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुए। IBA यानी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के मुताबिक नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड या बैड बैंक अगले महीने यानी जून से शुरू हो सकता है। IBA के मुताबिक बैड बैंक की स्थापना में सरकारी और प्राइवेट बैंकों की भागीदारी रहेगी। बैड बैंक को तैयार करने के लिए अलग प्रकार के काम जारी हैं, इसलिए उम्मीद की जा रही कि अगले महीने से शुरू हो जाएगा। IBA के मुताबिक बैड बैंक का सबसे बड़ा फायदा पहचाने गए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPAs को जमा करना रहेगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए बैड बैंक की घोषणा की थी। LIC ने मार्च तिमाही के दौरान कंपनियों में अपनी इक्विटी हिस्सेदारी बेचकर मुनाफा वसूली की है। न्यूज एजेंसी PTI की खबर के मुताबिक प्राइम डेटाबेस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 1% से ज्यादा हिस्सेदारी वाली 296 कंपनियों में उसका कुल निवेश दिसंबर 2020 के 3.70% के मुकाबले घटकर मार्च में 3.66% रह गया है, जो अब तक सबसे कम है। इक्विटी में बीमा कंपनियों का निवेश 31 मार्च 2020 के आखिर तक घटकर 5 साल के निचले स्तर 4.80% पर आ गया है, जो 31 दिसंबर 2020 में 5% था। हालांकि मूल्य के लिहाज से इसमें पिछली तिमाही के मुकाबले 3.09% की बढ़ोतरी हुई है। बीमा कंपनियों के इक्विटी निवेश में LIC की 3/4 से ज्यादा हिस्सेदारी है।
कोरोना की दूसरी लहर में एलआईसी ने क्लेम सेटलमेंट से जुड़े नियमों में ढील दी है। नए नियमों के मुताबिक अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ किसी हॉस्पिटल में होती है तो क्लेम का तेजी से निपटान करने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से मिलने वाले डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। नए नियमों के मुताबिक हॉस्पिटल की डेथ समरी और अंतिम संस्कार प्रमाण पत्र की रसीद पर भी क्लेम सेटलमेंट कर दिया जाएगा। क्लेम के लिए आसान नियम लागू करने वाली एलआईसी पहली इंश्योरेंस कंपनी बनी है। निर्मा समूह की कंपनी नुवोको विस्टाज कॉरपोरेशन लिमिटेड आईपीओ लाने की तैयारी में है। कंपनी ने आईपीओ के जरिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी लेने के लिए सेबी के पास डीआरएचपी फाइल किया है, जिसके मुताबिक कंपनी ओपन मार्केट में आईपीओ के जरिए 1,500 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी। इसके साथ ही प्रवर्तक कंपनी नियोगी एंटरप्राइजेज द्वारा शेयर बाजार 3,500 करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है। राजस्थान में आज से सख्त लॉकडाउन शुरू हो गया है। ये लॉकडाउन 24 मई तक लागू रहेगा। नए लॉकडाउन में पहले से चली आ रही पाबंदियों को और सख्त किया गया है। लॉकडाउन में पहले की तरह फल, सब्जी, दूध, किराना जैसी आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी। टेलीकॉम, आईटी, कुरियर सेवा, डाक सेवा, आधार केंद्र, प्रसारण और कैब सेवाओं के अलावा आईटी आधारित सेवाएं जारी रहेंगी। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एनबीएफसी ग्राहकों के लिए दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। मीडिया कर्मी को आईडी कार्ड दिखाने पर आने जाने की अनुमति होगी। शादी समारोह पर 31 मई तक पूरी तरह से रोक रहेगी। घर पर शादी या कोर्ट मैरिज की अनुमति होगी। शादी में 11 से ज्यादा मेहमान शामिल नहीं हो पाएंगे। कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन की मियाद को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। अब लॉकडाउन 17 मई की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस बार लॉकडाउन में राजधानी में मेट्रो सेवा भी रोक दी गई है, यानी आज से अगले सोमवार तक दिल्ली में मेट्रो सेवा बंद रहेगी। हालांकि दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, ऑटो, टैक्सी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। दिल्ली सरकार ने शादियों पर तो कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन मेहमानों की संख्या घटा दी है। अब शादी में सिर्फ 20 मेहमानों को बुलाने की अनुमति होगी। शादियां सिर्फ कोर्ट या घर पर ही आयोजित की जाएंगी। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में कमी दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में सूबे में कोरोना के 12,651 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा इस दौरान कोरोना के चलते 319 मरीजों की मौत हुई है। राजधानी में एक्टिव मरीजों की संख्या 85,258 है। दिल्ली में संक्रमण दर घटकर 20% से कम हो गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब ऑक्सीजन की कमी नहीं है। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में जितनी ऑक्सीजन दी जा रही है वो काफ़ी है। मुझे लगता है फ़िलहाल ऑक्सीजन का हम असेसमेंट रोज़ कर रहे हैं और जितनी ऑक्सीजन की एज ऑन टुडे दिल्ली के बेड्स हैं उन पे ज़रूरत है, तो वो क्योंकि मरीज़ों की संख्या भी घटी है, ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट भी नीचे आया है, अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या भी घटी है, तो उससे ये संकेत मिल रहा है कि जो ऑक्सीजन आज की तारीख में दिल्ली को मिल रही है वो आज की तारीख में अस्पतालों की डिमांड को पूरा करने के लिए डे टू डे सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा जो कल मिली है वो सही है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतों पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त हो गया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि खाली सिलेंडर और भरी हुए सिलेंडर की कीमत निर्धारित की जाए और एक ही कीमत पर सभी को ऑक्सीजन सिलेंडर मिले। हाईकोर्ट ने इस मामले पर शुक्रवार को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने सभी स्टेक होल्डर के साथ बैठकर खाली सिलेंडर और भरे हुए सिलेंडर की कीमत निर्धारित करने को कहा है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि सभी स्टेक होल्डर्स और अधिकारी बैठकर इसे तय कर लेंगे। कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के मीडिया में लीक होने जाने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने रविवार देर रात एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया। सोमवार सुबह 10 बजे ये मिला, लेकिन मीडिया के पास ये रात में ही पहुंच गया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को सफाई देते हुए कहा कि राज्यों को भी ये हलफनामा भेजा गया था और वहां से कोई गड़बड़ हुई है। कोर्ट ने कहा कि वैक्सीनेशन और हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी पर केंद्र के एफिडेविट को पढ़ेंगे। इसके बाद अदालत ने सुनवाई गुरुवार तक स्थगित कर दी। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच आज राहत भरी खबर आई है। नए मरीजों का आंकड़ा 5 दिन में पहली बार 4 लाख से नीचे आ गया। बीते 24 घंटों में कोरोना के 3,66,161 नए केस मिले हैं। इस दौरान 3,53,580 लोग ठीक हुए हैं।
जबकि 3,754 लोगों की जान गई है। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में सिर्फ 8,907 की बढ़ोतरी हुई है। यह आंकड़ा पिछले 55 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 16 मार्च को 10,934 एक्टिव केस बढ़े थे। हालांकि ऐसा टेस्टिंग में कमी की वजह से भी हुआ है, क्योंकि बीते दिन देश में सिर्फ 14,74,000 टेस्ट किए गए। इससे पहले यह आंकड़ा 18 लाख के पार था। देश में कोरोना संकट के बीच कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। राष्ट्रपति को लिखे पत्र में चौधरी ने कहा कि एक कोरोना संकट पर संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जाना चाहिए, ताकि सांसद उन निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में चर्चा कर सके जिनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। पत्र में उन्होंने कहा कि देश में कोरोना महामारी गंभीर स्थिति में है और सांसदों को सटीक परिदृश्य की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि इस गंभीर स्थिति में वो संसद के विशेष सत्र को बुलाने के लिए आग्रह करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव एक बार फिर टल गया है। सीडब्ल्यूसी ने कोरोना की दूसरी लहर की वजह से देश के हालात को देखते हुए यह फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक पहले ये तय डेडलाइन के मुताबिक मीटिंग में 23 जून को चुनाव कराने के लिए प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना की भयावह स्थिति का हवाला देकर कहा कि ऐसे हालात में फिलहाल चुनाव कराना ठीक नहीं होगा। गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा जैसे नेताओं ने भी गहलोत का समर्थन किया। इससे पहले जनवरी में पार्टी ने तय किया था कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद जून के अंत तक पार्टी का नया अध्यक्ष मिल जाएगा। हालांकि इसे टालने के बाद अब चुनाव कब होंगे इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश ने वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करने का फैसला लिया है। राज्य में बेहद संक्रमित जिलों में 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों का वैक्सीनेशन पहले से ही चल रहा है। राज्य सरकार ने इसमें 11 और जिलों को शामिल कर दिया है। राज्य सरकार का मानना है कि ऐसा करने से कोरोना से ज्यादा प्रभावित जिलों में संक्रमण के मामलों में कमी आएगी। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ समेत राज्य के 7 जिलों में बीती 1 मई से 18 प्लस का वैक्सीनेशन जारी है। पूरे राज्य के 362 केंद्रों पर 18 से 44 वर्ष के 5680 युवाओं का वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इन सभी ने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। असम में बीजेपी की जीत के एक हफ्ते बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज राज्य के 15वें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्हें राज्यपाल जगदीश मुखी ने शपथ दिलाई। इसके साथ ही श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ। इससे पहले रविवार को हेमंत को सर्वसम्मति से भाजपा और एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया था। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। शर्मा के साथ साथ कई मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। बिस्वा पूरे नॉर्थ ईस्ट में काफी प्रभावी माने जाते हैं। सोनेवाल सरकार में उन्होंने फाइनेंस, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एजुकेशन और पीडब्ल्यूडी जैसे अहम विभागों का जिम्मा संभाला था। पश्चिम बंगाल में सरकार के मंत्रिमंडल ने शपथ ली। इससे कुल 43 मंत्री शामिल हैं। राजभवन में कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए सभी कैबिनेट मंत्रियों, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई। डॉक्टर अमित मिश्रा और ब्रात्य बसु समेत 3 मंत्रियों ने वर्चुअली शपथ ली। हालांकि विभाग के बंटवारे पर फैसला बाद में किया जाएगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद रहीं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीएमसी ने 213 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी ने 77 सीटें हासिल की। तृणमूल चीफ ममता बनर्जी ने 5 मई को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। पश्चिम बंगाल में मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह के बाद राज्यपाल धनखड़ ने एक बार फिर राज्य में हिंसा को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हिंसा को लेकर राज्य सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं दिखी। हालात बताते हैं कि सरकार भी यही चाहती है। वो बोले कि बंगाल में संविधान खत्म हो गया है, रात में हिंसा की खबरें मिलती हैं और सुबह सब ठीक हो जाता है। राज्यपाल धनखड़ ने इससे पहले 5 मई को ममता के शपथ ग्रहण के दिन भी बंगाल हिंसा का मुद्दा उठाया था। अपील की थी कि हालात सुधारने के लिए जल्द कदम उठाएं। ममता ने कहा था कि नई व्यवस्था लागू होगी। 5 दिन बाद मंत्रियों के शपथ ग्रहण में फिर राज्यपाल ने हिंसा का मुद्दा उठाया और इस बार पहले से ज्यादा तल्ख टिप्पणी की। पश्चिम बंगाल की हाई प्रोफाइल नंदीग्राम विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पराजित करने वाले शुवेंदु अधिकारी को बीजेपी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में चुना है। शुवेंदु बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बतौर विधायक उनके अनुभव को देखते हुए बीजेपी नेतृत्व ने उन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। इस दौड़ में बीजेपी नेता मुकुल राय भी शामिल हैं, लेकिन विधायक के तौर पर वो पहली बार चुनाव लड़कर निर्वाचित हुए हैं, इसलिए पार्टी ने शुवेंदु को ये जिम्मेदारी सौंपी। विपक्ष का नेता चुने जाने के बाद शुवेंदु ने कहा कि वो बंगाल में लोकतंत्र की बहाली के लिए काम करेंगे।
कोरोना की मार झेल रहे बिहार के लिए अब मौसम भारी मुसीबत बन गया है। आकाश से बिजली गिरने के कारण राज्य में 5 लोगों की जान चली गई। पटना मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में मौसम का मिजाज बदलने के पीछे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बना हुआ चक्रवात है, जिसका सीधा असर बिहार पर पड़ रहा है। इसके एक ट्रफ लाइन पूर्वी उत्तर प्रदेश से असम तक गुजरी है, जिसे भारी मात्रा में नमी बंगाल की खाड़ी से मिल रही है। इस कारण प्रदेश के उत्तरी एवं पूर्वी भाग में आंधी चलने के साथ बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में सबसे ज्यादा बारिश दरभंगा में 14 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं फारबिसगंज में 12 मिलीमीटर और सुपौल में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।